मैं जब 16 साल की थी, मैं अपना घर छोड़े है और बिहार आ गई। एक मैगज़ीन में पढ़ी थी कि बिहार में ऐसा एक समुदाय है। मुझे कोई आइडिया नहीं था बिहार कैसे है। हिंदी और इंग्लिश मुझे दोनों बोलने में नहीं आता था। तो बोले ये बच्ची के साथ कोई रेप करेगा? बताइए, इतना गंदा कपड़ा पहनी हुई लड़की है। 1.5 साल के अंदर हम 9 रेप केसेस दर्ज कराए। सबको नमस्ते। मैं सुधा वर्गीस पटना से और मैं रहती हूँ दानापुर में। मैं जब 16 साल की थी, मैं अपना घर छोड़े है और बिहार आ गई। बिहार इसलिए आए क्योंकि मैं एक मैगज़ीन में पढ़ी थी कि बिहार में ऐसा एक समुदाय है जो बहुत गरीबी से गुज़रते हैं और अपना एक घर भी नहीं है। वे रोड बगल में झोपड़ी बना करके रहते हैं। तो इस सुन करके मुझे बहुत ही एक इच्छा जागी ताकि मैं इन लोगों से मिलेंगे, इन लोगों से भेंट करके हम देखेंगे किस तरह की गरीबी है। तो मेरा 10वां क्लास पास होने के बाद मेरे परिवार में मेरे माँ बाप के साथ जिद्दी किया, मुझे बिहार जाना है। मुझे पता नहीं था बिहार कहाँ है, मेरे घर से कितना दूर है। तब पर भी मैं यही रटते रहा, मुझे बिहार जाना है। मेरी आंख नज़र पड़ी एक अखबार पे, जहाँ हमको पता चला कि बिहार से 2-3 महिलाएं पहुंची है केरल और वे लोग कुछ कैंडिडेट्स को लेकर के ट्रेनिंग देने के लिए बिहार लौटेंगे। मेरे लिए अच्छा मौका था। मैं फिर मेरे पिताजी के पीछे पड़ गई, हमको ले जाइए उन लोगों से मिलने के लिए। उन लोगों से मिल करके वे लोग हमको देख के बोले ये तो बहुत छोटी दिखती है, लंबी नहीं है, कैसे जाएगी बिहार, बहुत छोटी दिखती है। मैं बोला मैं छोटी, शायद आपको देखने में छोटी हूँ, लेकिन मैं बिहार जाऊँगी। मुझे कोई आइडिया नहीं था बिहार कैसे है, बिहार के लोग कैसे हैं, बिहार का खाना पीना कैसा है, वेशभूषा कैसा है, कुछ नहीं। हमको बहुत दिक्कत था खाने में एडजस्ट करने में। तो बोले, मेरी सहेली बोला थोड़ा थोड़ा कुछ खाओ जी, नहीं तो तुमको जल्दी वापस भेज देंगे इधर से। तो मैं एडजस्ट करके खाने का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। उसके बाद भाषा, हिंदी और इंग्लिश मुझे दोनों बोलने में नहीं आता था। तो फिर मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी और हिंदी तो स्कूल में सेकंड लैंग्वेज के रूप में मैं सीखी थी, इसलिए लिखना आता था, लेकिन बोलना बिल्कुल नहीं आता था। ये भी करीब करीब सीखने का पूरा प्रयास किए। तो मैं मुसहर जाति को 2-3 अलग अलग जिला में देखे थे, लेकिन उनको देखने के बाद मुझे लगा कि पता नहीं लोग कैसे ऐसे रहते हैं। ना जगह ज़मीन है इनके नाम से, ना एक घर है, ना बच्चे उच्चे इनका कभी स्कूल जाते हैं, ना साफ सफाई का कोई ठिकाना है। लेकिन मैं जानती थी ये उनका चॉइस नहीं है, लेकिन उनका परिस्थिति वैसा है। तो मैं तय किया कि मैं ये मुसहर समाज के बीच में रहना चाहती हूँ। गांव के शुरुआत में ही एक कुआं मिला। वो कुआं पूरा खुला है। कुआं का चारों पट्टी मट्टी और गंदगी से दीवार जैसे बना करके रखा है और उधर बच्चे लोग नहाने के लिए आते हैं, नहाने के लिए आता है या खेलने के लिए, जो भी हो। हम बहुत सारे मक्खियों को देखा, बच्चे उसी बीच में और गंदगी का दीवार जैसे। तो वो देखने के बाद मुझे लगा कि मैं आगे जाए या पीछे मुड़ जाए। तब मेरे मन में एक आवाज़ जैसे हमको
तुम कहाँ से कहाँ पहुँची और अभी इधर से आगे नहीं जाएगा तो तुम कहीं नहीं पहुँचेगी और पीछे मुड़ना तुम्हारे लायक नहीं है। तो मैं मुसहर गांव में मुसहर परिवार के साथ रहना शुरू किया और उधर कई चीज़ें मैंने देखा। इन लोगों में किसी तरह का स्किल नहीं था काम करने के लिए। पुरुष लोग भी महिलाएं भी सब कोई खाली खेती और मजदूर के समान काम करते थे। मैं देखी हूँ एक बहुत बुजुर्ग औरत दिन भर ऊपर से कड़ी धूप और वही धूप पानी पर पड़ते हैं तो फिर आपका जो भाप निकलते हैं उसी में आपको रोपनी करना है। तो एक बुजुर्ग महिला रोपनी दिन भर करके उसका चेहरा पूरा लाल लाल और उसका मजदूरी था उस समय 5 रुपया। तो वो 5 रुपया पकड़ करके वो लौटी। मैं ये बात 1986-87 के बारे में बोल रही हूँ। तो मजदूरी वही था। तो 5 रुपया में आप ही सोचिए क्या उसका परिवार में क्या क्या ला सकते हैं। वैसे काम आगे गए। वो गांव में रह करके मैं बच्चों के साथ बहुत दोस्ती भावना से उनके साथ सवेरे शाम को थोड़ा खेलना शुरू किया और साथ साथ हम बोले हम लोग थोड़ा सा काका लिखना सीखेंगे। तो वे लोग उसके लिए भी तैयार थे, थोड़ा पढ़ाए। उसके बाद मैं उन लोगों से बोला अभी स्कूल में नाम लिखवाएंगे। तो बोला स्कूल में नाम लिखवाइए लेकिन आप हम लोगों के साथ स्कूल तक पहुंचा देना, शाम को वापस लेने के लिए भी आपको आना पड़ेगा, तब हम लोग स्कूल जाएंगे। तो मुझे 19 बच्चे मिला जिनका नाम मैं स्कूल में दर्ज कराए। मुसहर जाति आज भी उनका एक पेशा है दारू बनाना। तो हमारे गांव में भी दारू बना करके पिलाते थे। छुआछूत रखते हैं हमारे लोगों के साथ, लेकिन शराब पीने के लिए और यौन शोषण करने के लिए, रेप के लिए भी आएंगे, लेकिन उसके लिए छुआछूत नहीं है। छुआछूत को बाहर रख करके आते हैं। तो पीने के दौरान एक बच्ची के साथ वो रेप किया। ये ऐसा केस है, ये तो क्राइम है, अपराध है, इसके लिए हम लोगों को थाना जा कर के केस करना है। तो वो लोग बोला थाना वाना छोड़िए दीदी, हमने थाना वाना नहीं जाते हैं, पुलिस बॉडी मारते हैं। तो ऐसे नहीं, मैं चलूँगी साथ में तो कोई पुलिस तुम लोगों को मारेंगे नहीं। तो हम लोग गए। पुलिस सवेरे सवेरे देख करके पूछा कौन सी है जी, क्या बात है। तो मैंने कहा ये कि बच्ची के साथ रेप हुआ, वो केस करने के लिए आए हैं। रेप केकरे साथ हुआ रेप? वैसे बच्ची के साथ। तो बोला ये बच्ची के साथ कोई रेप करेगा? बताइए, इतना गंदा कपड़ा पहनी हुई लड़की है और इसके साथ कोई रेप करेगा? क्या कहानी कह के आ रहा है? ऐसे ठीक है सर, आप केस नहीं लेंगे, आप लिख करके दे दीजिए कि बच्ची गंदा कपड़ा पहने हुए है इसीलिए केस नहीं लेंगे, आप लिख करके दीजिए तब हम जाएंगे। तब वो हमको अकेले बुलाए, मैडम आप ही बताइए वो लड़की के साथ कोई रेप करेगा? ऐसे करेगा कि नहीं किए है, आप केस दर्ज करो, नहीं तो लिखित दो ना जी। केस लिया लेकिन वो कभी अपराधी को अरेस्ट नहीं किया। तो हमको दानापुर रोड ब्लॉक करना पड़ा, थाना का घेराव करना पड़ा। अंत में फिर एक दिन गया डीएसपी से मिलने के लिए। डीएसपी साहब को भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम रोड ब्लॉक किए, तो पेपर में निकला फ़ोटो और हमारा नारा वारा सब। उसके बाद फिर डीएसपी साहब बोला कि जाओ तुम लोग जाओ, हम आते हैं। तो लेकिन डीएसपी साहब आकर के वही दिन जो अपराधी था उसके गांव में जा कर के इतना धमकी, इतना गंदी गंदी गाली दिया और बोला आज 5 बजे तक सरेंडर नहीं करेगा तो देखिएगा क्या होगा। तो वो अपराधी जा कर के सरेंडर किया। वही हमारा फर्स्ट रेप केस था। उसके बाद 1.5 साल के अंदर हम 9 रेप केसेस दर्ज कराए।
मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, इसलिए मैं ये सब काम लीगली मैं अच्छी तरह कर पाए। तो इस तरह से मैं मुसहर जाति के साथ एक तो छुआछूत है, उसके साथ भेदभाव करते हैं, उचित मजदूरी नहीं देगा, बहुत सारे समस्याएं थी। और बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे स्कूल जाएंगे तो उसको सामने कोई बेंच पर बैठने नहीं देगा। हमारे मुसहर समाज में किसी के पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन बिना वो खाली खेती और मजदूर के रूप में काम करेंगे, जो उसको मिलेगा मुश्किल से 4 महीना साल में कुछ काम खेत में मिलेगा। तो मैं महिलाओं को किचन गार्डन बनाने के लिए सिखाए। तो महिलाओं ये मेरा एक बहुत नज़दीकी टारगेट है। जिन लोगों को सशक्त करने से, जागरूक करने से इस समाज आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक चुनौती देना चाहती हूँ। यदि मैं तो केरल में एक ऐसा परिवार से आए हैं, हम लोगों के पास काफ़ी ज़मीन था, कृषक परिवार, काफ़ी ज़मीन था, और इधर आकर के एक ज़मीनहीन समुदाय से मिलना और उसको प्रोत्साहन देना कि काम करो काम करो। तो यदि हम उस तरह का बैकग्राउंड से हम आकर के बिहार में काम करके, मैं एक बदलाव मैं देख रही हूँ मुसहर समाज के बीच में। यदि हम वो कर सकते हैं तो बहुत लोग यदि मन में ठान लेंगे तो ये काम कर सकते हैं। ये काम ऐसा काम नहीं है कि कोई नहीं कर सकते हैं, खाली इसके लिए एक निर्णय लेने की ज़रूरत है। हम निर्णय लेंगे कि हम 2000 बच्चियों को पढ़ा के छोड़ेंगे या 5000 महिलाओं को रोजगार दे करके छोड़ेंगे। मैं भी वही किए हैं, आज भी मेरा कोशिश है। आज भी हमको कुछ एक अच्छा रोजगार का कुछ लगता है तो मैं उसको पाने के लिए कोशिश करूँगी। जो काम हम किए, हमारे समान आपके बीच से भी लोग आगे आवे और काम करे और एक बदलाव और एक फर्क उनके ज़िंदगी में, और उनको भी जो समानता का हक है, जो हमारे समाज में सब किसी का, पुरुष महिला जातीयता को थोड़ा कम करके जाति के आधार पर और छुआछूत और भेदभाव इस सबको मिटा करके हम लोग एक नया समाज का निर्माण करने के लिए कोशिश करें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी बात सुन रहे हैं या सुने हैं, और आशा करती हूँ कि आप में से कुछ लोग एक कदम आगे रखेंगे कि कुछ करके अपना जीवन को भी सार्थक बनाने के लिए।